स्टार्ट करेंगे। आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारा सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में लास्ट टाइम मैंने आपको बेसिक टर्म्स बताए थे, कौन कौन से होते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है। आज हम उन्हीं को डिटेल में बात करेंगे, मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस निकालेंगे, प्रूविंग करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जो सर्कुलर मोशन का आज का टॉपिक है उसका नाम है, हेडिंग डालिए, इसका नाम है रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी, इन दोनों का रिलेशन, लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, इन दोनों का रिलेशन सामने समझिएगा। मैं साइड हो जाऊंगा, आराम से लिख लेना, पहले समझने पे फोकस करो। लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन निकालना है। लीनियर वेलोसिटी क्या होता है? किसी भी मोमेंट पे जो वेलोसिटी होगी, किसी भी मोमेंट पे जो स्पीड होगी, उसको क्या बोलेंगे? लीनियर स्पीड। एंगुलर स्पीड आपने लास्ट टाइम करा था ओमेगा से, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं। सो मैंने क्या किया, एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कंसिडर किया। माइंडेड, ये मैं डेरिवेशन कर रहा हूं। 11th में ध्यान रखिए, आप सिर्फ डेरिवेशन में मैथमेटिक्स लिख दोगे, नंबर नहीं मिलेगी। आपको इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा, आप क्या कर रहे हो, क्या निकाल रहे हो, कौन सी चीज क्या रिप्रेजेंट करती है। स्कूल एग्जाम में ये लिखना पड़ता है। एमसीक्यूज में, न्यूमेरिकल्स में जरूरत नहीं होती, बट एग्जाम में लिखना पड़ता है। थियोरेटिकल अगर क्वेश्चन आता है तो, जैसे ये आ गया, आपको क्वेश्चन में बोला फाइंड द एक्सप्रेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, ऐसा मैथमेटिकल क्वेश्चन आ गया, मतलब ये थियोरेटिकल क्वेश्चन आ गया। कैसे करोगे? मैंने क्या किया, एक सर्कुलर मोशन कंसिडर किया। कंसिडर अ पार्टिकल मूविंग in a uniform circular path, moving in a uniform circular path of radius small r। मैंने एक पार्टिकल कंसिडर किया, यूनिफॉर्म सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, रेडियस मान लिया स्मॉल r। ठीक। लेट इन टाइम डेल्टा टी, बहुत छोटा टाइम, डेल्टा टी टाइम में पार्टिकल कवर्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा। डेल्टा टी टाइम में मान लिया कि पार्टिकल का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा होता है, एज शोन। सामने देखिएगा बेटा। सो एक सर्कुलर पाथ मैंने कंसिडर किया, ये एक सर्कुलर पाथ कंसिडर किया। इस सर्कुलर पाथ में पार्टिकल, ये सेंटर ऑफ सर्कल है, पी पॉइंट से क्यू पॉइंट तक चला गया। मैं जानबूझ के थोड़ा दूर दिखा रहा हूं, एक्चुअल में ये पॉइंट्स बहुत पास होंगे क्योंकि मैंने बहुत छोटा एंगल माना है। ये मैं जान के दूर दिखा रहा हूं। छोटा एंगल मानने का क्या फर्क होता है, जरा इधर देखो। ये गोलू है सपोज, मैंने कितना छोटा एंगल माना है, आप इससे अंदाजा लगाओ। एक पॉइंट ये और एक पॉइंट इसके जस्ट साथ वाला। अब मैं इसको अगर डायग्राम वाइज बनाता तो मैं सेंटर में दिखाता तो आपको एंगल दिखता भी नहीं, इसीलिए मैंने यहां गैप बना के बनाया। एक्चुअल में वो इतना पास होगा। इतना पास होने से क्या फर्क पड़ता है कि डिस्प्लेसमेंट और जो वो है डिस्टेंस बराबर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप खुद देखो, अगर मैं ये इसको रब कर देता हूं, आप इसको स्ट्रेट लाइन कंसिडर कर सकते हो कि नहीं कर सकते? ये जो ये वाला सेक्शन है, ये कर्वेचर था ना, पर मुझे क्या दिख रहा है, ये स्ट्रेट। क्यों? क्योंकि एंगल मैंने छोटा ले लिया। सो जब आप एंगल को छोटा लेते हो तो डिस्प्लेसमेंट को स्ट्रेट लाइन कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि एंगल हमने क्या माना है, छोटा। समझ में आया? सिंस एंगल is very small,
वी कैन से PQ इज इक्वल टू आर्क लेंथ PQ। स्ट्रेट लाइन और कर्वेचर एक ही बात है। यहां पे बड़ा दिख रहा है क्योंकि मैंने गैप बड़ा दिखाया है, बट अगर एंगल छोटा है तो स्ट्रेट लाइन बनाओ या कर्वेचर बनाओ, फर्क नहीं पड़ता। क्या ये पॉइंटर समझ में आया सबको? तो स्पीड जो होगी, वेलोसिटी या स्पीड ऑफ पार्टिकल, कौन सी स्पीड? लीनियर स्पीड। लीनियर स्पीड क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। मान लिया ये डेल्टा एल डिस्टेंस है। स्पीड क्या हो गई? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या है? डेल्टा एल। टाइम कितना माना है? डेल्टा टी। सो मतलब वेलोसिटी की वैल्यू या स्पीड की वैल्यू डेल्टा एल बाई डेल्टा टी। सो डेल्टा एल कितना हुआ? वी डेल्टा टी। क्या यहां तक बात समझ में आती है? ये एक्सप्लेनेशन करना होता है। आप अगर डायरेक्ट मैथमेटिक्स याद करते हो तो सीधा लिखते हो v इज इक्वल टू डेल्टा एल बाई डेल्टा टी। ये कहानी नहीं लिखोगे, नंबर नहीं मिलेंगे, नंबर कटेंगे। लैंग्वेज अपनी यूज करो, कोई बात नहीं। जो चीज कर रहे हो वो लिखा होना चाहिए कि आप कर क्या रहे हो। ठीक, यहां तक बात समझ में आ गई? मैंने क्या निकाल लिया? लीनियर स्पीड निकाल ली। नाउ अगर मैं बात करता हूं एंगुलर स्पीड की, एंगुलर वेलोसिटी is given by ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। तो आप डेल्टा थीटा को क्या लिख सकते हो? ओमेगा डेल्टा टी। नंबर 2 लिख सकते हो। डेल्टा थीटा कितना हो गया? ओमेगा डेल्टा टी। नाउ इसमें आ जाओ, अप्लाइंग ट्रिग्नोमेट्री, अप्लाइंग एंगल is equal to arc length upon radius in triangle OPQ, OPQ सेक्शन में। सो डेल्टा थीटा को आप डेल्टा एल बाय आर लिख सकते हो। थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। डेल्टा थीटा की वैल्यू कितनी है? ओमेगा डेल्टा टी। डेल्टा एल की वैल्यू कितनी है? वी डेल्टा टी। और आर तो आर है, तो ओमेगा कितना हुआ? वी बाय आर। ये इसका रिलेशन हो गया। तो रिश्ता क्या हुआ? v इज इक्वल टू आर ओमेगा। v इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो रिलेशन कितना आया? रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी क्या हुआ? v इज इक्वल टू आर ओमेगा। क्या ये समझ में आता है? दोबारा समझो, मैंने क्या बोला? पहली बात, क्योंकि मैंने छोटा टाइम इंटरवल कंसिडर किया, क्योंकि मैंने छोटा टाइम इंटरवल कंसिडर किया, क्योंकि मैंने बहुत छोटा टाइम इंटरवल कंसिडर किया, नेग्लिजिबली छोटा टाइम इंटरवल कंसिडर किया, तो डिस्प्लेसमेंट को मैं स्ट्रेट लाइन कंसिडर कर सकता हूं। तो स्पीड या वेलोसिटी क्या हो गई? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? वेलोसिटी इनटू टाइम। दूसरी बात, एंगल को मैं ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी लिख सकता हूं। तो डेल्टा थीटा कितना हुआ? ओमेगा डेल्टा टी। डेल्टा थीटा कितना हुआ? ओमेगा डेल्टा टी। एंगल क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस, मैंने वो एक्सप्रेशन लगाया। तो डेल्टा थीटा कितना हुआ? डेल्टा एल बाय आर। डेल्टा थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की और डेल्टा एल की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की। डेल्टा टी कट गया, ओमेगा आ गया वी बाय आर। रिलेशन क्या हुआ? वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। ये बात समझ में आती है? ये हो गया इसका मैथमेटिकल रिलेशन। दूसरी बात, लीनियर वेलोसिटी से लेके एक और चीज, जब भी हम बॉडी की बात करते हैं, व्हेनेवर बॉडी is moving in a circular path, whenever body is moving in a circular path, its velocity at any moment, velocity at any point is along the tangent at that point. किसी भी पॉइंट पे, किसी भी मोमेंट पे जो वेलोसिटी होगी वो हमेशा किसके अलोंग होगी? टेंजेंट के अलोंग। मतलब सपोज ये बॉडी है, सर्कुलर पाथ कर रही है,
ये बॉडी सर्कुलर पाथ कर रही है। अब सर्कुलर पाथ कर रही है तो सपोज वो इस पॉइंट पे है, पी पॉइंट पे, तो ये होगी इस पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन। अगर वो इस पॉइंट पे आया तो ये होगी इस पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन। ये क्यू पॉइंट है सपोज, तो ये हो गया वेलोसिटी इन क्यू। अगर वो इस पॉइंट पे है तो ये होगी वेलोसिटी, ये आर पॉइंट है तो ये वेलोसिटी एट आर की डायरेक्शन। ये डब्ल्यू पॉइंट है तो ये होगी वेलोसिटी एट डब्ल्यू की डायरेक्शन। ये एम पॉइंट है तो ये हो गई टेंजेंट के अलोंग होगी वेलोसिटी एट एम की डायरेक्शन। सो किसी भी मोमेंट पे, किसी भी टाइम पे, किसी भी पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी वो हमेशा कहां होगी? अलोंग द टेंजेंट। सो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? v इज इक्वल टू आर ओमेगा, और वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी? हमेशा अलोंग द टेंजेंट। कहां होगी? अलोंग द टेंजेंट। आज मैं इसको मैथमेटिकली प्रूव भी करूंगा कि वो अलोंग द टेंजेंट है। अभी मैं लॉजिकली समझा देता हूं। लॉजिकली ये क्या है? सपोज करो आपके पास एक वो है, थ्रेड है, आपने उस पर स्टोन को टांग दिया। अब आप उसे गोल गोल घुमा रहे हो। जब आप उसे गोल घुमाओगे, एट एनी पॉइंट आप स्ट्रिंग को कट करोगे तो क्या होगा? स्टोन कैसे जाएगा? अलोंग द टेंजेंट जाएगा। इट मींस उस मोमेंट पे उसकी वेलोसिटी किस डायरेक्शन में थी? अलोंग द टेंजेंट। तभी वो टेंजेंशियली फ्लाई ऑफ किया। ये हो गया थियोरेटिकली, एग्जाम्पल से। मैथमेटिकली भी इस चीज को आप प्रूव कर सकते हो, जो कि आज मैं करूंगा। वो आपके कोर्स का नहीं है, बट उससे इतना क्लैरिटी आ जाएगी सारी चीजों में कि आपको कभी सोचना नहीं पड़ेगा ज्यादा। ये बात समझ में आ गई जितनी मैंने लिखवाई। दूसरी बात, अगर आपके पास यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है, लास्ट टाइम बताया था, अगर आपके पास यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कौन सा होता है? बोलो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कौन सा होता है? जिसमें बॉडी कवर करती है इक्वल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। याद है ये बात? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कौन सा होता है? ऐसा सर्कुलर मोशन इन विच द बॉडी कवर्स इक्वल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। मतलब उसमें स्पीड क्या रहती है? कांस्टेंट। कांस्टेंट स्पीड से बॉडी गोल घूम रही है, तो ये क्या होता है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कौन सा होता है? व्हेन बॉडी कवर्स अनइक्वल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। इसमें हम यूज करते हैं एक्सेलरेशन। सो एक अगला रिलेशन, फिर उसके बाद आपको टाइम देता हूं। यह है रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। बहुत ही प्यारा, बहुत ही क्यूट सा प्रूफ है। ध्यान से देखना, बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। एक बॉडी को, व्हेन अ बॉडी moves in a circular path, then at any point its velocity is given by v is equal to r omega. yes or no? अभी बताया मैंने v is equal to r omega। वेलोसिटी किसी भी पॉइंट पे v इज इक्वल टू आर ओमेगा है। अब आप इसको डिफरेंशिएट कर दो, दोनों साइड्स को। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t, आपके पास आया dv बाई डी टी इज r इंटू डी ओमेगा बाई डी टी। आर कॉन्स्टेंट है, बाहर आ गया डेरिवेटिव से। dv बाई डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है? एक्सेलरेशन। तो ये हो गया एक्सेलरेशन, आर डी ओमेगा बाई डी टी क्या होता है? अल्फा। रिलेशन आ गया a इज इक्वल टू आर अल्फा। सो लीनियर वेलोसिटी का क्या रिलेशन था? v इज इक्वल टू आर ओमेगा। एक्सेलरेशन का क्या एक्सप्रेशन होगा? a इज इक्वल टू आर अल्फा। क्या ये बात सबको समझ में आती है? सो ये दो रिलेशंस हैं। पहला रिलेशन लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। दूसरा रिलेशन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन का, a इज इक्वल टू आर अल्फा। क्लियर? अब इसको मैं एक जगह अप्लाई करके दिखाता हूं, देन वील प्रोसीड फर्दर। इसको आपको लिखने का टाइम दूंगा। सपोज करो, ध्यान देना प्लीज मेरी तरफ। सपोज करो मैंने बात की, ध्यान देना, ये मेरा हाथ है, ये पॉइंट नंबर 1, ये पॉइंट नंबर 2, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 1, पॉइंट 2। जब मैं ऐसे गोल घूमता हूं, दोनों पॉइंट्स पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2 दोनों ने 360 डिग्री किया सेम टाइम में। दोनों पॉइंट्स ने 360 डिग्री कवर किया एक ही टाइम में, किया कि नहीं? मान लिया 3 सेकंड लगे मेरे को।
सो इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या हो गई 2π/3, इसकी भी कितनी हो गई 2π/3. सो वॉट एवर मे बी द एंगुलर वेलोसिटी, वो हर पॉइंट की, किसी भी रिजिड बॉडी के हर पॉइंट की एंगुलर वेलोसिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी. क्या ये बात समझ में आती है? क्या दोनों की v भी सेम है? ओमेगा दोनों का सेम है, बट v दोनों का सेम नहीं है. क्यों सेम नहीं है? इसका 2πr छोटा है और बाहर वाले का 2πr बड़ा है, हां कि ना? तो इसने कम डिस्टेंस ट्रैवल किया, इसने ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया सेम टाइम में. तो बाहर वाले की स्पीड ज्यादा हुई कि नहीं हुई? अंदर वाले की स्पीड कम हुई. आप मैथमेटिकली सोचो, मैंने क्या बोला? v इज इक्वल टू आर ओमेगा. जिसका r छोटा उसका v छोटा, क्योंकि ओमेगा तो सबके लिए सेम है. जिसका r बड़ा उसका v भी बड़ा. समझ में आई? ये मैंने बात किसकी की? पिछले वाले एग्जाम्पल में, जब मैंने क्या कंसिडर किया था? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. जब हम बात करते हैं एक्सेलरेशन की, तब यूनिफॉर्म नहीं होगा. एक्सेलरेशन मतलब मैं गोल घूम रहा हूं, पहले स्लो फिर तेज हो गया. एक्सेलरेशन की अगर बात करता हूं तब यह लगेगा. तब क्या होगा? स्पीड चेंज होगी. a इज इक्वल टू आर अल्फा कब लगाओगे? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में तो a है ही नहीं. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अभी a नहीं है, ये वाला a नहीं है. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अल्फा क्या हो जाएगा? 0. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अल्फा क्या हो जाएगा? 0. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अल्फा क्या हो जाएगा? 0. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अल्फा होगा 0, क्योंकि ओमेगा चेंज नहीं हो रहा. अल्फा क्या था? रेट ऑफ चेंज ऑफ ओमेगा. क्योंकि ओमेगा कांस्टेंट है तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी? 0. मानते हो कि नहीं? इसी तरह अगर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, पहले मैं स्लो घूम रहा हूं, धीरे धीरे स्पीड बढ़ती जा रही है, तो इस पॉइंट का a ज्यादा कम होगा, इस पॉइंट का a ज्यादा होगा, क्योंकि a भी किसके इक्वल है? r अल्फा के. अल्फा सबके लिए सेम है, पूरी रिजिड बॉडी के लिए अल्फा सेम है, बट जिसका r ज्यादा है उसका a ज्यादा होगा, जिसका r कम है उसका a कम होगा. ये जो a हमने लिखा, ये a क्या कर रहा है? स्पीड को चेंज कर रहा है. ठीक, यहां तक समझ में आया? ऑनलाइन सबको क्लियर है यहां तक बेटा? ठीक है. सो पहले बेटा जितना मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, पहले आप उसको लिखेंगे. ये जो मैंने लिखा पहले इसको लिखेंगे, फिर देन वील प्रोसीड फर्दर. नेक्स्ट आ जाते हैं. अब हम एक्सेलरेशन की बात करते हैं. प्लीज लिखेंगे नहीं, समझेंगे ध्यान से. एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन. जब भी कोई बॉडी सर्कुलर मोशन करती है, जब भी कोई बॉडी सर्कुलर मोशन करती है, जब भी कोई बॉडी सर्कुलर मोशन करती है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज हो ना हो, डायरेक्शन पक्का पक्का चेंज होती है. जब भी कोई बॉडी सर्कुलर मोशन करती है, whenever a body is in circular motion, its direction of velocity will keep on changing continuously. Yes or no? डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी कॉन्टिन्यूअसली चेंज होती है. क्यों चेंज होती है? बिकॉज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी क्या होगी? डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज अलोंग टेंजेंट. हर पॉइंट पे टेंजेंट के अलोंग होती है डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. सो जब भी कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में होती है तो डायरेक्शन तो पक्का पक्का चेंज होगी ही होगी. मतलब दैट इज if a body is in uniform circular motion, if a body is in uniform circular motion, then even if speed is constant, velocity will not be a constant.
क्योंकि वेलोसिटी क्यों चेंज होगी? क्योंकि डायरेक्शन बदल रही है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड भले ही कांस्टेंट हो, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी, क्योंकि डायरेक्शन चेंज होनी ही होनी है। अगर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, एंड ए नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन both speed and velocity change, होगा कि नहीं? नॉन यूनिफॉर्म है तो पहले स्लो घूम रही है, फिर तेज हो गई, और डायरेक्शन तो चेंज हो ही रही है, तो स्पीड भी चेंज हो रही है और वेलोसिटी भी चेंज हो रही है। सो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कौन चेंज होता है? वेलोसिटी। स्पीड क्या रहती है? कांस्टेंट। नॉन यूनिफॉर्म में क्या चेंज होता है? दोनों, स्पीड भी चेंज होगा, वेलोसिटी भी चेंज होगा। इससे अपने पास दो टाइप की एक्सेलरेशंस आती हैं। एक्सेलरेशन दो तरह की आती है, एक कहलाती है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, एक होती है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। एक होती है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, एक होती है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होती है? इट इज द एक्सेलरेशन in circular motion which is responsible for change in direction of velocity। तो ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, ये क्या करती है? वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज करती है। जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन स्पीड ऑफ बॉडी इन सर्कुलर पाथ। तो डायरेक्शन चेंज करने वाली कौन सी एक्सेलरेशन होगी? सेंट्रीपिटल। और मैग्नीट्यूड चेंज करने वाली कौन सी एक्सेलरेशन होगी? टेंजेंशियल। मतलब अगर आपके पास यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो इसमें सेंट्रीपिटल होगी, टेंजेंशियल नहीं होगी। क्योंकि यूनिफॉर्म में सिर्फ क्या चेंज होती है? डायरेक्शन। और अगर आपके पास नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो इसमें सेंट्रीपिटल होगी, टेंजेंशियल होगी। क्योंकि सर्कुलर मोशन चाहे यूनिफॉर्म हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म हो, डायरेक्शन तो चेंज होनी होनी है। तो डायरेक्शन चेंज करने वाली कौन सी है? सेंट्रीपिटल। और मैग्नीट्यूड चेंज करने वाली कौन सी है? टेंजेंशियल। तो दोनों ही केसेस में सेंट्रीपिटल तो लगेगी लगेगी ना, और यूनिफॉर्म में टेंजेंशियल नहीं होगी, नॉन यूनिफॉर्म में टेंजेंशियल भी होगी, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म में स्पीड भी बदल रही है। यह बात समझ में आती है? ऑनलाइन सबको क्लियर यहां तक बात? अच्छा, अब आ जाते हैं इसके एक्सप्रेशन पे। अगर हम सेंट्रीपिटल की बात करते हैं, प्लीज समझेंगे। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, अगर हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की बात करें, इसका एक्सप्रेशन कैसे निकालेंगे? इसकी पहले तो डेफिनेशन अगर बनानी हो तो पिछले वाले से ही बना सकते हो कि व्हेन अ बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, इट्स डायरेक्शन विल कीप ऑन चेंजिंग, द एक्सेलरेशन व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर द चेंज इन डायरेक्शन इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। हाँ की ना? ये पहले भी लिख दिया ना मैंने, एक्सेलरेशन इन द सर्कुलर मोशन व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर द चेंज इन डायरेक्शन। बाकी स्टेटमेंट वाइज इसको बनाओगे कैसे? इसको स्टेटमेंट वाइज ऐसे बनाओगे, अभी एंड में लिखूंगा। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के लिए हम एक्सप्रेशन निकालना है, तो मैंने बोला कंसिडर अ बॉडी मूविंग इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर पाथ। आप कहोगे सर यूनिफॉर्म है तो एक्सेलरेशन बिल्कुल है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो एक्सेलरेशन होती है वो कौन सी होती है? सेंट्रीपिटल। सो जो भी एक्सेलरेशन निकलेगी वो कौन सी होगी? सेंट्रीपिटल। तो मैंने क्या बोला? मैंने एक बॉडी कंसिडर की मूविंग इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर पाथ, लेट
body moves from point P to Q in time delta t as shown. सो ये एक सर्कुलर पाथ है. इस सर्कुलर पाथ में बॉडी P पॉइंट से Q पॉइंट तक चली गई. मैंने जान के फिर से बड़ा बनाया. यहां पे रेडियस वेक्टर मान लिया R1, यहां पे रेडियस वेक्टर मान लिया R2. ऑब्वियसली R1 और R2 मैग्नीट्यूड में बराबर होंगे. डायरेक्शन फर्क है इसलिए R लिया, अलग अलग वेक्टर फॉर्म में लिया. अब P पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी वो हो गई v1. Q पॉइंट पे वेलोसिटी टेंजेंशियल ये मान ली v2. लेट वेलोसिटीज at P and Q be v1 and v2. ये एंगल बना डेल्टा थीटा. इधर तक कोई सिचुएशन में डाउट है कोई? मैंने क्या बोला? P पॉइंट पे पार्टिकल था, Q पॉइंट पे चला गया. P पॉइंट पे पार्टिकल था, Q पॉइंट पे चला गया. P पॉइंट पे वेलोसिटी v1, Q पॉइंट पे वेलोसिटी v2. अब ऑब्वियसली सिंस मोशन इज यूनिफॉर्म सर्कुलर, मोशन इज यूनिफॉर्म सर्कुलर, सो v1 का मैग्नीट्यूड और v2 का मैग्नीट्यूड बराबर ही होगा ना. v मान लिया उसको. यहां तक कोई शक है किसी को बेटा? तो प्लीज बोलो. स्पीड इक्वल होगी, डायरेक्शन बदल रही है. यहां तक कोई दिक्कत? अब मैंने क्या किया, इन वेक्टर्स को उठा के साइड में कर लेता हूं. v1 वेक्टर इधर था, और v2 वेक्टर को उठा के इधर ले आए. v2 वेक्टर इधर था, ये v1 एज इट इज बना दिया, ये v2 एज इट इज बना दिया. जो r1 r2 के बीच में एंगल होगा, सेम एंगल v1 v2 के बीच में होगा, बिकॉज एंगल बिटवीन परपेंडिकुलर्स इज सेम. दो लाइंस के बीच में जो एंगल होता है उनके परपेंडिकुलर्स के बीच में सेम एंगल होता है कि नहीं होता? तो ये एंगल भी कितना हो गया? डेल्टा थीटा. जो r1 r2 के बीच में एंगल होगा वही v1 v2 के बीच में होगा. अब एक वेक्टर बनाते हैं. ये वेक्टर मुझे नहीं पता ये वेक्टर कौन सा है, इसको मैंने x वेक्टर नाम दे दिया. इसमें अप्लाई करें ट्राइंगल लॉ. v1 प्लस x इक्वल टू v2. ये सुनो, v1 प्लस एक्स इक्वल टू v2, यही होता है ट्राइंगल लॉ. तो x कितना हुआ? तो x वेक्टर आपके पास हो गया v2 माइनस v1. तो बेसिकली ये हुआ चेंज इन वेलोसिटी, इजंट इट? x वेक्टर आपके पास हुआ v2 माइनस v1, मतलब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? चेंज इन वेलोसिटी. चेंज इन स्पीड नहीं, चेंज इन स्पीड क्या है? जीरो, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है. क्या चेंज हुआ? वेलोसिटी चेंज हुआ, क्योंकि डायरेक्शन बदल रही है. तो यहां तक कोई डाउट है तो बोलो, एक बार दोबारा समझो. मैंने बोला पार्टिकल सर्कुलर पाथ ले रहा है, पार्टिकल सर्कुलर पाथ ले रहा है. P पॉइंट से Q पॉइंट तक आया. P पॉइंट पे रेडियस R1, Q पॉइंट पे रेडियस R2. वेक्टर मैग्नीट्यूड वाइज दोनों बराबर होंगे. मैग्नीट्यूड वाइज ये रेडियस लेंथ वाइज तो इक्वल ही रहेगा. P पॉइंट पे वेलोसिटी मान ली v1, Q पॉइंट पे वेलोसिटी मान ली v2. मैग्नीट्यूड वाइज ये भी सेम होंगे, क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन माना है. अब इस v1 वेक्टर को इधर बनाया, v2 वेक्टर को उठा के इधर ले गए, ट्राइंगल लॉ लगा दिया, दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस. तो ये x कितना आ गया? v2 माइनस v1. तो मतलब ये जो वेक्टर है x, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डेल्टा v, चेंज इन वेलोसिटी. ठीक. अब सिंस थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, तो इस ट्राइंगल में अगर मैं लगाऊं डेल्टा थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क को मैं डेल्टा v बोल सकता हूं, रेडियस को मैं v बोल सकता हूं. हाँ कि ना? क्योंकि x किसके बराबर हुआ? एक्चुअली में क्या लगाया? एक्चुअल में मैंने लगाया डेल्टा थीटा इज इक्वल टू एक्स बाय वी.
थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। इस ट्राइंगल का रेडियस कितना हुआ, v1 या v2। आप कहोगे सर ट्राइंगल है, आप आर्क कैसे मान सकते हो? ट्राइंगल को आर्क मान सकते हैं क्योंकि एंगल छोटा है, एंगल छोटा है। पूरी कहानी में स्टार्टिंग में ये बताया था ना, एंगल छोटा हो तो स्ट्रेट लाइन और कर्वेचर एक ही होते हैं। इसीलिए मैं इस x को जान के दिखाने के लिए बड़ा बनाया है, पर एक्चुअल में तो ये बहुत छोटा होगा। सो डेल्टा थीटा हुआ x अपॉन वी। इसका मतलब आप डेल्टा थीटा को लिख सकते हो डेल्टा v बाई वी, बिकॉज x किसके इक्वल है, डेल्टा v के। क्रॉस मल्टीप्लाई, डेल्टा v कितना हुआ, v डेल्टा थीटा, दोनों तरफ डेल्टा t से डिवाइड, डेल्टा v बाई डेल्टा t इज v इंटू डेल्टा थीटा बाई डेल्टा t। कोई दिक्कत? अब क्या किया, दोनों तरफ लिमिट ले लो। लिमिट लेने का मतलब दोनों तरफ बहुत छोटा कर दो। लिमिट डेल्टा t अप्रोचेस टू 0, डेल्टा v बाई डेल्टा t इज v टाइम्स लिमिट डेल्टा t अप्रोचेस टू 0, डेल्टा थीटा बाई डेल्टा t, डेल्टा थीटा बाई डेल्टा t। जब लिमिट लेते हैं तो d किस में कन्वर्ट हो जाता है, डेल्टा किस में कन्वर्ट हो जाता है, d में। d होता है, d और डेल्टा में क्या फर्क होता है? डेल्टा होता है स्मॉल चेंज, d होता है नेग्लिजिबली स्मॉल चेंज। ये होता है d और डेल्टा में फर्क। तो जब आप डेल्टा को d में कन्वर्ट करना हो तो आप लिमिट ले लेते हो, लिमिट डेल्टा t अप्रोचेस टू 0। जब ये डेल्टा t अप्रोचेस टू 0 करोगे तो आपके पास आ जाएगा dv बाई dt इज इक्वल टू v टाइम्स d थीटा बाई dt। dv बाई dt हो गया एक्सेलरेशन, v टाइम्स ओमेगा। ये फॉर्मूला हो गया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का, क्योंकि यहां पे एक्सेलरेशन जो है वो कौन सी है, सेंट्रीपिटल। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या हो गया, v ओमेगा। मुश्किल है ना ये डेरिवेशन, 2 बार 3 बार लिखनी पड़ेगी। अभी इसका एक छोटा तरीका भी बताऊंगा, डोंट वरी। मुझे वो ज्यादा पसंद है, मुझे ये पसंद नहीं है, ये वेग है बड़ा, क्योंकि यहां पे सब कुछ आ गया। यहां पे मैं मतलब एक ऑकवर्ड सा है, एक डिसाइसिव वाला कि हाँ ये फटाक से आंसर आए, वो वाला अभी हम करते हैं। पहले ये वाला मेथड समझ में आ गया, क्योंकि सीबीएसई में ये वाला मेथड है, स्कूल में आपको ये वाला कराएंगे, इसीलिए मेरा कराना जरूरी है। ठीक है, मेरे टेस्ट में आप दोनों में से कोई भी लिखो। जो दूसरा मेथड अभी मैं कराऊंगा आप स्कूल के टीचर से पूछ लेना, अगर आपका स्कूल का टीचर अलाउ करता है तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि वही वाला मेथड करो। वो छोटा है, आसान है, समझ में भी आसानी से आता है। ये वाला थोड़ा सा ऑकवर्ड है। अब इसमें एक चीज और, मतलब मैंने क्या निकाला, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इसका फॉर्मूला क्या निकाला, इसका फॉर्मूला निकाला v ओमेगा। अगर हम v को r ओमेगा सब्स्टिट्यूट कर दें तो एक एक्सप्रेशन कितना आया, r ओमेगा स्क्वायर। यह भी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो गया। अगर मैं ओमेगा को v बाय आर सब्स्टिट्यूट कर दूं तो एक एक्सप्रेशन आएगा r इंटू वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, तो v स्क्वायर बाय आर। तो 3 एक्सप्रेशंस होते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के, 3 एक्सप्रेशंस होते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के, एक v ओमेगा, एक r ओमेगा स्क्वायर, एक v स्क्वायर बाय आर। दूसरी बात, क्योंकि ये एक्सेलरेशन है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसकी डायरेक्शन भी होगी। आप नोटिस करो ये x वेक्टर अंदर की तरफ आ रहा है, तो यानी ये अंदर की तरफ डायरेक्शन होगी। तो अजीब मेथड है, पर क्या करूं, अभी ऐसे ही है, सीबीएसई में ऐसे ही है। डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एट एनी पॉइंट इन सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन is radially inwards, that is along the radius towards the center। मतलब अगर आपके पास ये एक सर्कुलर पाथ है, ये एक सर्कुलर पाथ है, इस पॉइंट पे अगर मैं बात करता हूं, इस पॉइंट पे ये वेलोसिटी है, तो ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगी।
अगर मैं इस पॉइंट पे बात करता हूं, ये वेलोसिटी है, तो ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगी। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमेशा अलोंग क्या होती है, रेडियस, और टेंजेंशियल बाद में, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमेशा क्या होती है, अलोंग द रेडियस, और वेलोसिटी क्या होती है, अलोंग द टेंजेंट। इसका मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन is always perpendicular to velocity. At any point, centripetal acceleration हमेशा 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 always क्या होगी, perpendicular to velocity. उस पॉइंट पे velocity हमेशा क्या होती है, along the tangent, और centripetal acceleration क्या होती है, along the radius. एक बार दोबारा समझो, रेडियली इनवर्स का मतलब अंदर। मैंने बोला एक बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर पाथ में है, क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर पाथ में है तो उसकी जो एक्सेलरेशन होगी वो क्या होगी, सेंट्रीपिटल ओनली। एक बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर पाथ में है, यहां वेलोसिटी v1 मान ली, यहां वेलोसिटी v2, वेलोसिटी v1 v2 का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कल है, यूनिफॉर्म सर्कल है, v1 v2 का मैग्नीट्यूड बराबर होगा। इस v1 वेक्टर को उठा के इधर बनाया, इस v2 वेक्टर को उठा के इधर बनाया, बीच वाले वेक्टर को मैंने x मान लिया, v1 प्लस x इक्वल टू v2, तो x कितना हुआ, v2 माइनस v1, मतलब ये जो वेक्टर है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, चेंज इन वेलोसिटी। सो चेंज, अब थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, डेल्टा v यानी x अपॉन v, v1 v2 दोनों बराबर हैं, x अपॉन v, सो x अपॉन v, x को क्या लिख सकते हैं, डेल्टा v, सो डेल्टा v बाई v आ गया डेल्टा थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई, डेल्टा v हो गया v डेल्टा थीटा, दोनों तरफ डेल्टा t से डिवाइड, अब लिमिट ली दोनों तरफ, लिमिट डेल्टा t अप्रोचेस टू जीरो लिखा। कई बार स्कूल में कहेंगे लिमिट मत लो चलेगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लो ना लो, कायदे से लेनी चाहिए, कायदे से लेनी चाहिए। सो लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो करेगी क्या, डेल्टा को किस में कन्वर्ट कर देगी, डी में। डीवी बाई डी टी क्या होता है, एक्सेलरेशन, डी थीटा बाई डी टी क्या हो गया, ओमेगा, सो ए इज इक्वल टू वी ओमेगा। ये आपके पास रिलेशन आ गया किसका, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का। तो इसके तीन ओवरऑल रिलेशंस हैं, एक ए इज इक्वल टू वी ओमेगा, एक ए इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर, और वी स्क्वायर बाय आर। ये तीन रिश्ते हैं, तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों दिल से याद होने चाहिए, तीनों दिल से याद होनी चाहिए। यहां तक समझ में आया। सो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किसी भी पॉइंट पे हमेशा क्या होगी, रेडियली इनवर्ड्स, मतलब अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर, हमेशा। समझ में आई यहां तक बात, ऑनलाइन क्लियर है सबको? सो ये हाँ एंगल सेम है बेटा, एंगल बिटवीन परपेंडिकुलर्स इज सेम। आपने कंसेप्ट पढ़ा था ना, जब इंक्लाइंड प्लेन पे एक मास रखा था तो mg के कंपोनेंट्स बनाते थे, वहां एक प्रॉपर्टी पड़ी थी, एंगल बिटवीन परपेंडिकुलर्स इज सेम। दो लाइंस के बीच में जो एंगल होता है उनके परपेंडिकुलर्स के बीच में सेम एंगल होता है, तो जो r1 r2 के बीच में एंगल होगा उनके परपेंडिकुलर्स यानी v1 और v2 के बीच में सेम एंगल होगा। ठीक है, प्लीज यहां तक लिख लीजिए, देन वील प्रोसीड। आगे देखिए, अगर इसको मैं फॉर्मली डिफाइन करूं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को, तो आप कैसे बोलोगे, व्हेन अ बॉडी, फॉर्मल डेफिनेशन है इसकी है, व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ, साथ साथ लिख लीजिए, व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ, then its direction of velocity continuously change. The acceleration which is responsible for change in direction is called centripetal acceleration. So ऐसी एक्सेलरेशन जो क्या करती है, डायरेक्शन में चेंज करती है, उसको हम क्या नाम देते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। वही जो पहले लिखा था वही लिखा, बट थोड़ा सा मैंने दो तीन चीजों को मिक्स करके एक प्रॉपर डेफिनेशन बना दी उसकी। लॉजिक क्लियर है सेंट्रीपिटल का? तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होती है, ऐसी एक्सेलरेशन जो कि बॉडी की मूवमेंट की डायरेक्शन को चेंज करती है। अगर ये एक्ट नहीं करेगी तो बॉडी सर्कुलर पाथ नहीं ले सकती अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। ठीक है,
दूसरी जो एक्सेलरेशन जिसकी हम बात कर रहे थे वो थी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, ये न्यूमेरिकल में गिवन होती है। सामने देखो बेटा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, हेडिंग डालो, साथ साथ लिखते हैं, थियोरेटिकल तो साथ साथ लिखेंगे। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लिखिए, व्हेन अ बॉडी moves in a non-uniform circular motion, बोलना जरूरी है, नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, when a body moves in a non-uniform circular motion, then apart from direction of velocity, apart from direction of velocity, magnitude of velocity also change, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी भी चेंज होगा। डायरेक्शन तो चेंज होगी, साथ में मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा। द एक्सेलरेशन which is responsible for change in magnitude of velocity, for change in magnitude of velocity, that is speed, speed को change करने के लिए जो acceleration होगी is called tangential एक्सेलरेशन। ऐसी एक्सेलरेशन जो डायरेक्शन के जगह, डायरेक्शन नहीं मैग्नीट्यूड को चेंज करे, उसको क्या बोलते हैं? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज अलोंग द टेंजेंट। और इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या है? ए इज इक्वल टू आर अल्फा। मतलब ए इज इक्वल टू आर अल्फा में जो हमने ए पढ़ा था वो कौन सी एक्सेलरेशन थी? टेंजेंशियल। कहने का सिंपल सा भाव ये है, प्लीज सामने देखिए, अब कहने का सिंपल सा भाव ये है, अगर आपके पास यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो सिचुएशन ऐसी होगी, किसी भी मोमेंट पे वेलोसिटी होगी इस तरफ, एक्सेलरेशन होगी इस तरफ, और ये कौन सी एक्सेलरेशन होगी? सेंट्रीपिटल। अगर आपके पास नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तब सिचुएशन क्या होगी? किसी भी मोमेंट पे वेलोसिटी होगी इस तरफ, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगी सेंटर की तरफ, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगी वेलोसिटी की डायरेक्शन में या वेलोसिटी से ऑपोजिट डायरेक्शन में, डिपेंड करता है। अगर बॉडी स्पीड अप होगी, ये क्या हो गया? स्पीड अप। अगर बॉडी स्पीड अप होगी तो वेलोसिटी की डायरेक्शन और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कौन सी होती है? सेम होती है। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में होगी वेलोसिटी के। सो ओवरऑल एक्सेलरेशन कितनी बन जाएगी? ओवरऑल एक्सेलरेशन आ जाएगी अंडर रूट ऑफ सेंट्रीपिटल स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल स्क्वायर। ये ओवरऑल एक्सेलरेशन हो जाएगी। और ये ओवरऑल एक्सेलरेशन सेंटर के साथ कितना एंगल बना रही है? tan फाई, वो जाएगा टेंजेंशियल बाय सेंट्रीपिटल। tan क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या हो गया? टेंजेंशियल। बेस क्या हो गया? सेंट्रीपिटल। ठीक है, ये हो गया स्पीड अप में। अगर स्लो डाउन होना है तो एक्सेलरेशन 80 की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? रिवर्स। बाकी सब सेम रहेगा। मतलब अगर स्लो डाउन होना है बॉडी ने तो सिचुएशन कैसी बनेगी? तब सिचुएशन ऐसी बनेगी, ये सर्कुलर पाथ, किसी भी मोमेंट पे ये हो गई वेलोसिटी, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहां एक्ट करेगी? सेंटर की तरफ। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहां एक्ट करेगी? पीछे की तरफ। और ये हो जाएगी ओवरऑल एक्सेलरेशन। फॉर्मूलाज मैथमेटिक्स सेम रहेगी, सिर्फ डायरेक्शंस बदली। तो ऑब्वियसली अगर बॉडी ने स्पीड अपनी बढ़ानी है तो एक्सेलरेशन उसकी कहां होगी? एक्सेलरेशन कहां होगी? डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी में। वो कौन सी एक्सेलरेशन होगी? टेंजेंशियल। सेंट्रीपिटल तो लगेगी ही लगेगी, क्योंकि डायरेक्शन ने चेंज होना ही होना है। सिचुएशन समझ में आ गई? इतना लिख लो, इसको न्यूमेरिकली अप्लाई करके दिखाता हूं।
ध्यान दीजिए, इस पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल देखते हैं, इस पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल देखते हैं। सपोज करो आपको बोला, प्लीज ध्यान देंगे सब लोग, क्वेश्चन लिखिए साथ साथ। अ साइक्लिस्ट is approaching a circular turn of radius 10 meters. A cyclist is approaching a circular turn of radius 10 meters. He reduces his speed at the rate of 2 meters per second square. He reduces his speed at the rate of 2 meters per second square. What will be his acceleration while turning when his velocity is 5 meters per second? आपको एक्सेलरेशन निकालना है। सपोज करो आपने स्कूटर चलाया, गाड़ी चलाई, साइकिल चलाई, बाइक चलाई, कुछ भी चलाई। जब टर्न आता है तो अपने आप स्पीड कम कर देते हो ना। जब टर्न आता है स्पीड कम कर देते हो ना। स्पीड कम करते हो, स्पीड कम करते हो। स्पीड कम करने का मतलब कौन सी रिटार्डेशन दे रहे हो, टेंजेंशियल या सेंट्रीपिटल? टेंजेंशियल। तो जो स्पीड को कम करे वो कौन सी हो गई, टेंजेंशियल। मतलब ये जो दिया है ये कौन सी हो गई, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, 2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। ऑब्वियसली ये रिटार्डेशन है, ठीक है। मतलब अगर ये सर्कुलर टर्न है, अगर ये ऐसे रोड जा रही है और ये सर्कुलर टर्न है, बॉडी इधर जा रही है, इस मोमेंट पे इसकी ये वेलोसिटी है, तो यानी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहाँ होगी, पीछे की तरफ, 2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। यहां तक बात समझ में आती है। अब इसका जो रेडियस है वो कितना है, 80 मीटर। सेंट्रीपिटल तो एक्ट करेगी करेगी ना, 80 नहीं 10 मीटर्स। सेंट्रीपिटल तो एक्ट करेगी करेगी ना। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन यहां कितनी होगी, v स्क्वायर बाय आर। 3 फॉर्मूलाज बताए थे सेंट्रीपिटल के। यहां क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी दी हुई है और रेडियस दिया हुआ है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या हो गई, v स्क्वायर बाय आर। तो 5 का स्क्वायर बाय 10, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो गई 2.5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। कोई दिक्कत? सेंट्रीपिटल पता है, टेंजेंशियल पता है। सो ओवरऑल एक्सेलरेशन कितनी हुई, अंडर रूट ऑफ सेंट्रीपिटल स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल स्क्वायर। दोनों है, रिजल्टेंट निकालेंगे। रिजल्टेंट कितना हुआ, ओवरऑल एक्सेलरेशन कितनी हो गई, अंडर रूट ऑफ सेंट्रीपिटल स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल स्क्वायर। सो अंडर रूट ऑफ 2.5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। कैलकुलेशन हो जाएगी, कैलकुलेशन हो जाएगी। और ये अगर फाई एंगल बना रहा है तो tan फाई कितना हुआ, tan फाई कितना हुआ, tan फाई हुआ परपेंडिकुलर यानी टेंजेंशियल बाय सेंट्रीपिटल। सो 2/2.5 माने 4/5। ये हो गया इसका एंगल। समझ में आ गया, लॉजिकली क्लियर हुआ, पक्का। फाई कितना हो गया, 37 डिग्री। सो 37 डिग्री के एंगल पे नेट एक्सेलरेशन होगी उसकी। क्लियर? सो यहां पे जब बोला ये एक्सेलरेशन, तो ये कौन सी एक्सेलरेशन है, नेट एक्सेलरेशन। ये कौन सी एक्सेलरेशन है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और सेंट्रीपिटल आपने किससे निकाली, फॉर्मूले से निकाली, क्योंकि वो सर्कुलर पाथ ले रहा है। क्लियर? समझ में आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नंबर्स डिफरेंट हो सकते हैं पर ये कॉन्सेप्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, नंबर्स डिफरेंट है एनसीईआरटी में ऑब्वियसली। ठीक है, नाउ ध्यान देना बेटा, एक पॉइंट, फिर उसके बाद अगले कंसेप्ट पे चलेंगे। अगर हम फोर्स की बात करते हैं, एक्सेलरेशन कब आती है, एक्सेलरेशन तब आती है जब कोई फोर्स एक्ट करे। पढ़ा है ना फॉर्मूला, F इज इक्वल टू मा
मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन तब आती है जब आपके पास फोर्स एक्ट करे। सो हेडिंग डालिए सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स, स्टेटमेंट लिखिए, फोर्स which provides centripetal acceleration, that is force due to which body या particle is able to take circular path. That is force responsible, कुछ भी स्टेटमेंट लिख सकते हो, responsible for change in direction of velocity is called centripetal force. बिना इस फोर्स के बॉडी सर्कुलर पाथ नहीं ले सकती, चाहे कुछ भी हो जाए। बिना इस फोर्स के बॉडी सर्कुलर पाथ नहीं ले सकती। इस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। इट ऑलवेज एक्ट्स रेडियली इनवर्ड्स। रेडियली इनवर्ड्स क्या बताया था अभी आपको? अलोंग द रेडियस टूवर्ड्स द सेंटर। इसका फॉर्मूला क्या होगा? मास इनटू एक्सेलरेशन। 2 मिनट रुक जाओ बेटा, पहले समझ लो। एक हो गया एम वी ओमेगा, एक हो गया एम वी स्क्वायर बाय आर, और तीसरा हो गया एम आर ओमेगा स्क्वायर। ये तीनों फॉर्मूलाज किसके हो गए? सेंट्रीपिटल फोर्स के। एग्जाम्पल इसका, सपोज करो अर्थ की बात करता हूं। सूर्य के चारों तरफ धरती चक्कर लगा रही है, गोल घूम रही है। जब वो गोल घूमेगी तो उसको कोई ना कोई फोर्स क्या प्रोवाइड करेगी? सेंट्रीपिटल प्रोवाइड करेगी, तभी तो गोल घूम सकती है। कौन सी फोर्स होगी वो? अट्रैक्शन, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सन एंड अर्थ। सूर्य और धरती के बीच की जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो उस बॉडी को क्या करवा रही है? सर्कुलर पाथ करवा रही है। बिना उसके पॉसिबल ही नहीं है। इसी तरह एक न्यूक्लियस, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन गोल घूम रहा है, वो क्यों घूमेगा? ड्यू टू अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। बिना उस फोर्स के, वो फोर्स क्या कर रही है? अट्रैक्ट करके इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखी हुई है। जैसे वो कीकली खेलते हो ना, कीकली कलीर दी है, तो उसमें क्या होता है? एक बंदा दूसरे को पकड़ के रखता है। तो वो सर्कुलर पाथ क्यों पॉसिबल हो पाता है? क्योंकि कंटिन्यूअसली आपने अंदर की तरफ, सेंटर की तरफ फोर्स लगाई है। अगर आप वो फोर्स नहीं लगाओगे, छोड़ दोगे, दूसरा गिर जाता है ना, ऐसे करते हो ना कई बार, तो वो क्या होता है? दूसरा बंदा गिर जाता है। दैट इज ड्यू टू कि आपने सेंट्रीपिटल फोर्स लगानी बंद कर दी। सो सेंट्रीपिटल फोर्स आपको चाहिए ही चाहिए, तभी सर्कुलर पाथ होगा। फॉर एग्जाम्पल, रोटेशन ऑफ अर्थ around sun is due to centripetal force provided by gravitational force between sun and earth। इसी का एक और एग्जाम्पल, revolution of electron around nucleus is due to centripetal force provided by electrostatic force between nucleus and इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गई बात? यहां तक सबको क्लियर है एकदम? अब रोटेशनल मोशन में इक्वेशंस भी वैलिड है। इक्वेशंस कौन कौन सी वैलिड है? ऑब्वियसली यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड होना चाहिए। 3 इक्वेशंस,
ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, किसके कोरस्पॉन्डिंग हो गया ये? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी के कोरस्पॉन्डिंग। दूसरा, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर के कोरस्पॉन्डिंग। तीसरा, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल टू 2 अल्फा थीटा, कौन सी इक्वेशन है कोरस्पॉन्डिंग? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। इसमें ओमेगा नॉट क्या है? इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा क्या है? फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। बेटा ये उसमें सिर्फ सर्कुलर मोशन में है, सिर्फ मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन कैसे लेगा? सेंट्रीपिटल तो होगी ना, उसको होने दे। ओमेगा किसी भी मोमेंट पे बात कर रहे हैं, एवरेज थोड़ी ना ले रहे हैं। मैंने बोला एक बॉडी सर्कुलर पाथ ले रही है, स्पीड अप होने लगी कंटिन्यूअसली, अगर उसकी स्पीड बढ़ेगी तो आप अल्फा आपको गिवन है, ओमेगा आपको निकालना है, तो जैसे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाते हो वैसे करोगे ना। इसमें डायरेक्शंस कहां से आ गई? ओमेगा और अल्फा, इनकी तो डायरेक्शन स्ट्रेट लाइन ही होती है ना, रेट ये कहां पे होती है? ओमेगा और अल्फा कहां होती है? एक्सियल वेक्टर्स होते हैं ये, इनकी डायरेक्शन तो सेम है। v और u की बात ही नहीं कर रहे हम। सो ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी में ओमेगा ये हो गया, अल्फा है एंगुलर एक्सेलरेशन, थीटा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सो ये कोई भी इक्वेशंस आपकी वैलिड रहती हैं। ओमेगा और ओमेगा नॉट ये किस में होगा? रेडियंस पर सेकंड में, ये किस में होगा? रेडियंस पर सेकंड स्क्वायर में, और ये किस में होगा? रेडियंस में। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। ये बेसिक इक्वेशंस भी इसमें वैलिड रहती हैं, क्लियर। बट माइंडेड ये सिर्फ तब होना चाहिए जब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड हो, मतलब अल्फा कांस्टेंट रहे। जैसे उसमें भी था ना, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड थी तभी इक्वेशंस ऑफ मोशन वैलिड होती थी। यहां पे भी अगर अल्फा कांस्टेंट होगा तब ये इक्वेशंस वैलिड होंगी, अदरवाइज इक्वेशंस वैलिड नहीं होंगी। क्लियर है यहां तक? दूसरी बात, इसमें और इक्वेशंस कौन सी लगाते हो? मैं सारे न्यूमेरिकल वाली इक्वेशंस लिख रहा हूं, पहले कर चुके हैं। ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी, अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी, ये भी इक्वेशंस इसमें वैलिड रहेंगी। ये तो हमने यूज की ही थी ना, डेफिनेशन ऐसी थी। सो प्लीज यहां तक लिखिए। अब मैं एक एडिशनल टॉपिक करवाऊंगा। एडिशनल टॉपिक मतलब जितने आज मैंने सारे फॉर्मूलाज किए हैं डायरेक्शंस के साथ कि कैसे बना वो, अब उनकी बात करेंगे, फिर वाइंड अप करेंगे इसको। आगे ध्यान दीजिए, ये एक छोटा सा, पहले 4/5 नहीं है, यहां सीधा थीटा कितना हो जाएगा? वो 4/5 है, tan इनवर्स 4/5, वो वैल्यू गलत लिख दी थी। नेक्स्ट, सेम कॉन्सेप्ट्स को अब अप्रोच करते हैं, अनदर अप्रोच। प्लीज ध्यान देना ऑन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, प्लीज ध्यान दीजिएगा। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के लिए एक अलग अप्रोच, आसान है, बहुत आसान है, ध्यान से कुछ चीजों को समझना है बस। सबसे पहली चीज, अगर मैं इसको समझने के लिए आपको पहली चीज पता होनी चाहिए यूनिट वेक्टर्स के बारे में, अलोंग टेंजेंट एंड नॉर्मल। जो ना समझ में आए उसी वक्त रोक देना बेटा। एक बॉडी सर्कुलर पाथ ले रही है, ये सर्कल है, मैं जान के थोड़ा बड़ा बना रहा हूं इस डायग्राम को। ये एक सर्कल है, इस सर्कल में दिस इज सेंटर ऑफ सर्कल। कोई भी पॉइंट मैंने ले लिया, पी पॉइंट, इस पी पॉइंट पे, इस पी पॉइंट पे ये हो गया टेंजेंट, ई टी कैप। ई टी कैप मैंने नाम दिया यूनिट वेक्टर अलोंग टेंजेंट, यूनिट वेक्टर अलोंग टेंजेंट। इसी तरह परपेंडिकुलर, इसको लिया ई एन कैप, ई एन कैप। ई एन कैप मैंने माना यूनिट वेक्टर
along normal. परपेंडिकुलर के along जो यूनिट वेक्टर है उसको मान लिया en, टेंजेंट के along जो यूनिट वेक्टर है उसको मान लिया et. ये दो बात समझ में आती है. नॉर्मल के along टेंजेंट यूनिट वेक्टर मान लिया en और टेंजेंट के along यूनिट वेक्टर मान लिया et. अब ध्यान दीजिएगा, सपोज ये एंगल है थीटा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना रहा हूं, सेम एक्सिस इधर भी बना रहा हूं पैरेलल. ये थीटा तो ये एंगल थीटा, कौन सा एंगल? कोरस्पॉन्डिंग एंगल. ये थीटा तो ये भी थीटा. कैसे? ये थीटा है तो ये एंगल कितना हुआ? 90 माइनस थीटा. तो ये एंगल कितना हुआ? 90 माइनस थीटा. सॉल्व करके क्या आया? थीटा आया कि नहीं आया? परपेंडिकुलर है, ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा. ये भी परपेंडिकुलर है तो ये 90 माइनस थीटा है तो ये थीटा हुआ कि नहीं हुआ? सो ये एंगल थीटा हुआ. अब ध्यान देना, en के कंपोनेंट्स, en यूनिट वेक्टर है, मैग्नीट्यूड 1 होगा. इसका x कंपोनेंट क्या होगा? 1 cos और y कंपोनेंट क्या होगा? 1 sin. सो 1 cos कहां है? राइट साइड. 1 sin कहां है? ऊपर. तो इसका कंपोनेंट क्या हुआ? 1 cos थीटा i कैप, 1 sin थीटा j कैप. मतलब नॉर्मल के अलोंग जो यूनिट वेक्टर आएगा वो आएगा cos थीटा i कैप प्लस sin थीटा j कैप. क्या ये बात समझ में आती है? नॉर्मल के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होगा वो होगा 1 cos थीटा i कैप प्लस 1 sin थीटा j कैप, क्योंकि राइट साइड पे आया 1 cos, ऊपर की तरफ कितना आया? 1 sin. सो 1 cos अलोंग x एक्सिस, 1 sin अलोंग y एक्सिस. अगर मैं टेंजेंट की बात करूं, इस पे तवज्जो दीजिएगा, इसका y कंपोनेंट क्या होगा? cos, क्योंकि एंगल के साथ y एक्सिस है, और x कंपोनेंट क्या होगा? sin. वो लेफ्ट साइड पे होगा. तो इसका कंपोनेंट क्या होगा? 1 sin along नेगेटिव x एक्सिस प्लस 1 cos थीटा along y एक्सिस. तो टेंजेंट के along जो यूनिट वेक्टर हुआ वो होगा माइनस साइन थीटा i कैप प्लस cos थीटा j कैप. बहुत काम के पॉइंट्स हैं ये. पहले तो अभी मैंने कुछ भी शुरू नहीं किया, अभी सिर्फ मैंने दो चीजें बताई कि नॉर्मल के along जो कंपोनेंट है वो कितना होगा? cos थीटा i कैप प्लस साइन थीटा j कैप, और टेंजेंट के along जो वो है यूनिट वेक्टर वो कितना होगा? माइनस साइन थीटा i कैप प्लस cos थीटा j कैप. यहां तक बात क्लियर? पहले इतना लिखो, इसमें कोई दिक्कत हो तो पूछना, तभी अगले पे जाएंगे. आगे ध्यान दीजिए. अब इसकी अप्रोच, सपोज करो ये सर्कुलर पाथ है किसी बॉडी का, ये सर्कुलर पाथ है किसी बॉडी का. एट एनी पॉइंट दिस इज द रेडियस, ये है रेडियस. ये लेंथ कितनी हुई? थीटा एंगल है तो ये हुआ आर कॉस थीटा, और ये लेंथ कितनी हुई? आर साइन थीटा. सो पोजीशन वेक्टर एट एनी पॉइंट वो क्या होगा? आर इज इक्वल टू आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप. मानते हो ये बात? आर कॉस थीटा अलोंग एक्स एक्सिस, आर साइन थीटा अलोंग वाई एक्सिस, दोनों जोड़ेंगे तो ये आर आएगा कि नहीं आएगा? सो वेलोसिटी अगर निकालना हो, वेलोसिटी v क्या होता है? डी आर बाई डी टी. पता है कि नहीं? एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी क्या होती है? डी एक्स बाई डी टी. वाई एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी क्या होती है? डी वाई बाई डी टी. 3 डायमेंशन में किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी निकालना है तो वेलोसिटी क्या होगी? डी आर बाय डी टी, वेलोसिटी एट एनी पॉइंट. अब डिफरेंशिएट करो, v कांस्टेंट, v इज इक्वल टू, कांस्टेंट नहीं, r कॉमन ले लिया, d बाई डी टी ऑफ cos थीटा i कैप
प्लस साइन थीटा जे कैप। प्लीज ध्यान दीजिएगा, आर बाहर, कॉस का डेरिवेटिव कितना होता है आजकल, साइन। चेन रूल लगेगा क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट कर रहे हो, डी थीटा बाई डी टी से मल्टीप्लाई, प्लस साइन का डिफरेंशिएशन कॉस जे कैप, कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, तो माइनस बाहर आएगा, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, चेन रूल लगा डी थीटा बाई डी टी। तरीका याद दिलाता हूं आपको, डिफरेंशिएशन में डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कितना होता है, कॉस एक्स, डी बाई डी टी ऑफ साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स, इंटू डी एक्स बाई डी टी। जो चीज इस नीचे वाले वेरिएबल की जगह हो उसके डेरिवेटिव से क्या कर देते हो, मल्टीप्लाई। तो यहां थीटा है तो थीटा के डेरिवेटिव से क्या करोगे, मल्टीप्लाई। डी थीटा बाई डी टी कॉमन ले लो, माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप, और डी थीटा बाई डी टी कॉमन। व्हाट इज डी थीटा बाई डी टी, ओमेगा। डी थीटा बाई डी टी क्या होता है, ओमेगा। क्या आया, v इज इक्वल टू आर ओमेगा माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। बिकॉज डी थीटा बाई डी टी को मैंने क्या लिखा, ओमेगा। ओ बेटे की जान, ये क्या आया, v इज इक्वल टू आर ओमेगा ई टेंजेंट माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप क्या है, ई टेंजेंट। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आर ओमेगा हो गया। ये फॉर्मूला अभी पढ़ा था, v इज इक्वल टू आर ओमेगा एंड डायरेक्शन इज अलोंग टेंजेंट। उसमें प्रूव नहीं हुआ था ना, उसमें से सिर्फ जबरदस्ती बता दिया था मैंने, या प्रूव हो गया मैथमेटिकली कि डायरेक्शन जो होगी वेलोसिटी की वो क्या होगी, अलोंग द टेंजेंट। ये समझ में आता है, क्लियर, पक्का, ऑनलाइन सबको क्लियर है? Yes, sir. प्लीज इतना लिखिए पहले, इतना लिखिए पहले, यहां तक क्लियर है सबको? नेक्स्ट एक्सेलरेशन निकालते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है, डीवी बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब अगर आप वेलोसिटी का एक्सप्रेशन देखो, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकाला आर ओमेगा माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप, माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। अब इसको दो अप्रोच ले सकते हो, दो केसेस बन सकते हैं। केस वन, अगर आपके पास हो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, अगर आपके पास हो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ओमेगा कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा, एक्सेलरेशन होगा आर भी कांस्टेंट है, ओमेगा भी कांस्टेंट है, डी बाई डी टी ऑफ कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, नेगेटिव का, एक मिनट, माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। डिफरेंशिएट करो, आर और ओमेगा कांस्टेंट है, साइन का डेरिवेटिव क्या हो गया, कॉस, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, चेन रूल लगेगा डी थीटा बाई डी टी प्लस कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन डी थीटा बाई डी टी। डी थीटा बाई डी टी कॉमन ले लो, सो आर ओमेगा माइनस कॉस थीटा आई कैप माइनस साइन थीटा जे कैप इंटू डी थीटा बाई डी टी। डी थीटा बाई डी टी क्या होता है, ओमेगा, एक ओमेगा ऑलरेडी बाहर है, कितना बना, माइनस कॉमन आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। ये क्या आया, अलोंग द नॉर्मल, कॉस, देखो कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप क्या है, ई नॉर्मल। सो आपके पास आया माइनस आर ओमेगा स्क्वायर ई नॉर्मल। ये कौन सी एक्सेलरेशन होगी, सेंट्रीपिटल। फॉर्मूला देखो सेंट्रीपिटल का, माइनस आर ओमेगा स्क्वायर वैल्यू और माइनस ऑफ ई नॉर्मल, ई नॉर्मल आउटवर्ड था, माइनस ऑफ ई नॉर्मल क्या हो गया, इनवर्ड, डायरेक्शन भी आ गई नॉर्मल के अलोंग। ये हो गया यूनिफॉर्म में। अगर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा तो दोनों होंगे। केस टू, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन,
नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा तो ओमेगा इज नॉट कांस्टेंट। अगर ओमेगा कांस्टेंट नहीं है तो डेरिवेटिव से वो बाहर नहीं निकलेगा, आपको क्या लगाना पड़ेगा, प्रोडक्ट रूल। तब एक्सेलरेशन क्या होगी, आर बाहर, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। यही होता है प्रोडक्ट रूल। पहला छोड़ो दूसरे को डिफरेंशिएट, दूसरा छोड़ो पहले को डिफरेंशिएट। आर कांस्टेंट, ओमेगा बाहर, साइन का डेरिवेटिव कॉस डी थीटा बाई डी टी, चेन रूल। कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन डी थीटा बाई डी टी, चेन रूल, प्लस ये एज इट इज और ये हो गया अल्फा डी ओमेगा बाई डी टी की वैल्यू। डी थीटा बाई डी टी क्या होता है, ओमेगा कॉमन ले लो, ओमेगा स्क्वायर माइनस भी कॉमन, कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप प्लस माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप अल्फा। ये क्या हो गया, ई नॉर्मल, ये क्या हो गया, ई टेंजेंट। आपके पास आया आर माइनस ओमेगा स्क्वायर ई नॉर्मल प्लस अल्फा ई टेंजेंट, ब्रैकेट खोलो, माइनस आर ओमेगा स्क्वायर ई नॉर्मल प्लस आर अल्फा ई टेंजेंट। ये हो गई ओवरऑल एक्सेलरेशन। ओ बेटा, ये जो पहले वाली है ये कौन सी है, ये है सेंट्रीपिटल। मैग्नीट्यूड क्या हो गया, आर ओमेगा स्क्वायर, डायरेक्शन क्या होगी, रेडियली इनवर्ड्स, और ये कौन सी हो गई, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। मैग्नीट्यूड क्या हो गया, आर अल्फा, ए इज इक्वल टू आर अल्फा, और डायरेक्शन क्या हो गई, अलोंग द टेंजेंट। डिसाइसिवली प्रूव हुआ कि नहीं हुआ, सब कुछ समझ में आया। ये वाली सीबीएसई कोर्स में नहीं है, पर मुझे ज्यादा ये पसंद है। बाकी तुम्हारे स्कूल के टीचर से पूछ लेना, अगर स्कूल का टीचर अलाउ करता है, नथिंग लाइक इट। माइंड इट, 11th क्लास में बहुत कुछ स्कूल के टीचर पे डिपेंड करता है। अगर आपका स्कूल का टीचर का ये कहां से करी है, कह देना एचसी वर्मा से करी है, उसमें ऐसे ही है, ठीक है। तो बोले तो जवाब देना आना चाहिए, तो पूछ लेना टीचर से, दिखा देना उसको। अगर वो कहे उसने दूसरा मेथड कराया आपके स्कूल के टीचर ने, आपको भी वो पसंद है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट कायदे से मेरे हिसाब से आपको ये आना चाहिए, ताकि आप लॉजिकली चीजों को कंक्लूड कर सको कि डायरेक्शन कहां पे और मैग्नीट्यूड क्या है, ठीक है। आज का छोटा सा होमवर्क है, इसके न्यूमेरिकल्स आपको कंप्लीट करने हैं नेक्स्ट क्लास में। सर्कुलर ये आपको अटेम्प्ट करने, इसके डाउट्स होंगे। थैंक यू वेरी मच।